हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस के बारे में। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो लेक्चर मैंने आप पहले भी प्रोवाइड किया है, लेकिन इसको प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि आप एग्जामिनेशन के पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और किस तरह से आपको क्या करना है मैं आपको सारे इस वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, सारे इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहला यूनिट जो होता है वो आपका मटेरियल का यूनिट है। तो उसमें जो अगर नंबर 1 क्वेश्चन की बात करें, अगर क्वेश्चन इस तरह से एग्जामिनेशन में पूछता है, कंफर्म नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इसमें से एक आध क्वेश्चन तो जरूर पूछ सकता है, ये तो कंफर्म है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स इन ब्रीफ, यानी इंजीनियरिंग मटेरियल के क्लासिफिकेशन को आपको दर्शाना है ब्रीफ में, यानी पूरा ब्रीफली तरीके से। तो आपको पता है कि जो इंजीनियरिंग मटेरियल है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा आपका मटेरियल ड्यू टू कम्बिनेशन। ओके, तो मेटल आपका क्या होता है, मेटल का ये डेफिनेशन आपके सामने दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो ये मेटल का कुछ डिफिनेशन आपके सामने दिख रहा होगा इंटरफेस पे। और अगर हम बात करें, और इस तरह से एग्जामिनेशन में अगर आप पॉइंट वाइज चीज़ें करके लिख रहे हैं तो एग्जामिनर को थोड़ा सा इफेक्टिव महसूस होगा कि इस बच्चे ने थोड़ा सा पढ़ाई अच्छी तरीके से किया हुआ है। तो आप पॉइंट वाइज चीज़ें दे के लिखने की कोशिश कीजिएगा, एरो दे के। ओके, उसके बाद आपका आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल का डेफिनेशन आपके सामने दिख रहा है, इसे भी आप कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, इससे पहले भी मैंने लेक्चर प्रोवाइड किया है इस पर। तो एक बार सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए, इसके लिए मैं ये वीडियो लेक्चर आपके सामने लेके आया हूँ। थर्ड आपका है मटेरियल ड्यू टू कम्बिनेशन, ये आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद आता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में ये डायग्राम पूछता है। अगर डायग्राम वाला क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें नंबर कटने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। और डायग्राम प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, पूरा फिगर एग्जैक्ट होना चाहिए, नेम के साथ नेमिंग आपका सही होना चाहिए, तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा। बात समझ रहे हैं मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। ओके, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का ये फिगर है। और उसके बाद अगर हम बात करें उसके थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म के बारे में, अगर आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उसके बारे में देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ओके, और अदरवाइज अगर नहीं भी देना चाहते हैं तो स्ट्रेस डायग्राम तो आपको बनाना ही होगा। ओके, और उसके बाद आपका आता है आयरन कार्बन डायग्राम। आयरन कार्बन डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आयरन कार्बन डायग्राम हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन अगर 2-3 बार आप प्रैक्टिस आउट इसको लगा लेंगे, अपने कॉपी पे सही तरीके से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए ईजी साबित हो सकता है। तो आयरन कार्बन डायग्राम यहाँ पे आप इंटरफेस पे देख सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ये आयरन कार्बन डायग्राम हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, तो उसमें आपका आता है स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टाइलिटी, ब्राइटलनेस, मियाबिलिटी, हार्डनेस, मैकेनिएबिलिटी, रेजाइलनेस, टफनेस, फैटिग एंड क्रेप। ये सारी चीज़ें आपके क्या है, प्रॉपर्टी हैं किसके, मटेरियल के। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मैकेनिकल डिवाइसेस, ये आपका स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टाइलिटी, ब्रिटलनेस, मियाबिलिटी, हार्डनेस, मैकेनिएबिलिटी एंड रेजाइलनेस, टफनेस, ये सारी चीज़ों के बारे में आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम बात करें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हार्डनेस ऑफ मटेरियल, हार्डनेस ऑफ मटेरियल से आप क्या समझते हैं, तो ये उसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन आपके सामने दिख रहा होगा। उसके बाद ये आपका कह रहा है कि व्हाट आर द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ कास्ट आयरन एंड स्टील, यानी इसके कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है कास्ट आयरन का, और साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें हमें डिस्क्राइब करनी है। तो आपको पता है जो कास्ट आयरन होते हैं वो मेनली आपका ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन एंड नोड्यूलर कास्ट आयरन, ये इसका कंपोजिशन है। कार्बन के लिए, सिलिकॉन के लिए, मैग्नीज के लिए, सल्फर के लिए, फॉस्फोरस के लिए क्या क्या आपका परसेंटेज होता है, वो परसेंटेज आपको चार्ट के थ्रू डिस्क्राइब करना होगा। ये आपके कुछ एप्लीकेशन है कास्ट आयरन के, कास्ट आयरन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसके प्रॉपर्टीज है कास्ट आयरन के। आई होप यूनिट 1 कंप्लीट होता है। यूनिट 2 को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड इसके बाद हम लोग देखते हैं यूनिट 4 को, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का यूनिट है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हो सकता है इसमें से अगर आपका क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, जो क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, प्रोसेस एंड साइकिल, यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है एंड थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है, इनके बारे में डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम दिख रहा होगा कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ रीजन ऑफ एरिया इन स्पेस विच कंटेन्स same matter where thermodynamic study take place, the system and surrounding spread by boundary. टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपका ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, आइसोलेटेड होता है। ओपन में आपका क्या होता है, जो मास और एनर्जी होता है वो ट्रांसमिटेड होता है, ट्रांसफर होता है किसके,
बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होते रहता है, और क्लोज सिस्टम में केवल आपका एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मास का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। एग्जांपल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर हम आइसोलेटेड की बात करें तो ना ही उसमें मास का ट्रांसफॉर्मेशन और ना ही एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये आपको पॉइंट, तो फ्रेंड थर्मोडायनेमिक सिस्टम का यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, कह रहा है कि व्हेन द सिस्टम चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, देन द पाथ ऑफ स्टेट्स थ्रू विच द सिस्टम हैज़ पास्ड इज नॉन एज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का हो गया। उसके बाद आपका है थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो व्हेन ए प्रोसेस on a system in such a way that the final state is identical with the initial state, it is then known as the thermodynamic cycle। तो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम का साइकिल का ये थोड़ा सा ग्राफ आपको सामने दिख रहा होगा। उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड राइट डाउन इट्स लिमिटेशन। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम को आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट उसका। तो फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है उसमें ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है डबल कोटेशन के अंदर बंद है, तो इतना चीजें आपको कम से कम याद होना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, जो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन अ क्लोज सिस्टम अंडरगो अ थर्मोडायनेमिक साइकिल द नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू द नेट वर्क ट्रांसफर। यानी जो आपका थर्मोडायनेमिक में जो आपके जो क्या होते हैं, जो हीट होता है, ट्रांसफ़र होता है, वो क्या करता है, इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, यानी उसमें कोई हरासमेंट नहीं होता। इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि डज नॉट गिव एनी आइडिया ऑफ द प्रोपोसिबिलिटी ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है कि द प्रोसेस कैन नॉट बी प्रोसीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इट प्रोवाइड अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ प्रोसेस टू अकर। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ। अब उसके बाद आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर दो लॉ होते हैं, एक होता है आपका केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और दूसरा होता है आपका क्लासियस स्टेटमेंट। तो आपका प्लांक स्टेटमेंट में क्या होता है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट में क्या होता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट अ हीट इंजन, यानी हीट इंजन को बनाना और हीट इंजन को बनाना या फिर हीट इंजन मशीन को बनाना ईजी नहीं है। इसमें क्या होता है, विच व्हेन ऑपरेटिंग इन अ साइकिल एंड कन्वर्ट ऑल द अमाउंट ऑफ हीट इनटू वर्क, यानी इसमें जितने भी अमाउंट ऑफ हीट होते हैं वो वर्क में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो ये बेसिक सा डायग्राम आपके सामने इंटरफेस पे दिख रहा होगा, आप इस डायग्राम को बनाने की कोशिश कीजिएगा। इफिशियंसी QS माइनस QR डिवाइडेड बाई QS, देन QS माइनस 0 डिवाइडेड बाई QS इंटू 100 इज इक्वल टू 100% ऑफ इफिशियंसी। आई होप ये क्लियर हुआ। उसके बाद क्लासियस स्टेटमेंट है, इसमें कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक अ मशीन और अ डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन अ साइकिल एंड प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। तो ये आपका बेसिक डायग्राम है, इसमें पॉइंट दे रहा है, दो बॉडीज़ हैं A1 A2, T1 T2 टेम्परेचर के थ्रू। तो व्हेन द T1 इज ग्रेटर देन T2 देन द हीट फ्लो फ्रॉम बॉडी A टू B, देन द हीट डज नॉट फ्लो बॉडी B टू A, यानी A टू B के थ्रू पास करेगा, ना कि B टू A के थ्रू। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ। उसके बाद आपका आता है बॉयलर के क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉयलर होते हैं, बॉयलर के क्लासिफिकेशन डिफरेंट होते हैं। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू प्रेशर की, तो प्रेशर के आधार पर जो लो प्रेशर बॉयलर होता है, हाई प्रेशर बॉयलर होता है, और अकॉर्डिंग टू रिलेटिव पोजीशन ऑफ वाटर ऑफ हॉट गैसेज, इसमें आपका फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। और उसके बाद थर्ड नंबर आता है कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ट्यूब, जिसमें आपका मल्टी ट्यूब और सिंगल ट्यूब बॉयलर होता है। और फोर्थ स्टेप में आता है अकॉर्डिंग टू यूजेज में आपका क्या होते हैं, उसमें आपका मोबाइलर बॉयलर एंड स्टेशनरी बॉयलर आता है। 5 नंबर की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ फॉरनेस ऑफ द मेथड ऑफ बर्निंग, इसमें आपका इंटरनल फायर बॉयलर और साथ ही साथ एक्सटर्नल फायर बॉयलर आता है। ओके, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द प्रेशर में अगर लो प्रेशर बॉयलर के बारे में आप लिखना चाहें तो वो क्या होता है, तो उसके बारे में स्टेटमेंट लिखा हुआ है। हाई प्रेशर बॉयलर के बारे में लिखा हुआ है। और उसके बाद अगर हम बात करें फायर ट्यूब बॉयलर की, तो उसका भी स्टेटमेंट आपके इंटरफेस पे दिख रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें वाटर ट्यूब बॉयलर की, तो वो भी स्टेटमेंट आपके सामने दिख रहा है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू यूजेस, तो मोबाइल बॉयलर के बारे में बताया गया है और स्टेशनरी बॉयलर के बारे में भी आपको डिस्क्राइब किया गया है। इंटरनल फायर बॉयलर भी है और साथ ही साथ एक्सटर्नल फायर बॉयलर भी है। आई होप ये कंप्लीट हुआ। और उसके बाद आता है कॉकरन बॉयलर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 14 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि कॉकरन बॉयलर क्या है। इसका नेट डायग्राम के थ्रू हमें इसके वर्किंग को समझाना है। तो कॉकरन बॉयलर के बारे में आपको स्टेटमेंट दिख रहा है, उसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपको लिखना होगा। तो आपको ये फिगर जो डायग्राम है, फिगर तो कम से कम कॉकरन बॉयलर में आपको फिगर हूबहू फिगर बनाना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। ओके, आई होप ये बातें आपको समझ में आएगी। उसके बाद अगर पूछता है कि वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होते हैं, जो कि वाटर बेल कप
वेलकक्स बॉयलर जो होता है वही वाटर ट्यूब बॉयलर आपका कहलाता है। तो उसके बारे में डिफिनीशन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इसके। ये आपका जो वाटर ट्यूब बॉयलर है ये आपका वाटर ट्यूब बॉयलर है और ये उसके कुछ वर्किंग है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद कह रहा है कि बॉयलर माउंटिंग क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ बॉयलर माउंटिंग। तो बॉयलर माउंटिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें प्रेशर गेज, सेफ्टी वाल्व, आपका फ्यूजिबल प्लग, ब्लो ऑफ कॉक, फीड पंप, फीड चेक वाल्व, स्टीम स्टॉप वाल्व, वाटर लेवल इंडिकेटर, मेन होल, ये सारे आते हैं। उसके बाद बॉयलर एसेसरीज भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपके बॉयलर एसेसरीज में इकोनोमाइज़र, सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, फीड पंप, इंजेक्टर, ये सारी चीज़ें आते हैं। तो इकोनोमाइज़र क्या होता है इसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है और साथ ही साथ आपका सुपर प्री हीटर, एयर प्री हीटर और फीड पंप, इंजेक्टर के बारे में दिया हुआ है। आइए हम लोग 3rd यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट को जल्द से जल्द कवर करते हैं। तो फ्रेंड ये आपका 2nd यूनिट है, जिसमें कह रहा है व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मापने के लिए कौन कौन से वेरियस मेथड होते हैं। तो ये आपके वेरियस मेथड आपको दिख रहे होंगे इंटरफेस पे। और उसके बाद अगर हम बात करें वर्किंग ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का क्या वर्किंग है ये आपको दिख रहा होगा। और ये आपका माइक्रोमीटर का बेसिक सा डायग्राम है। और उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट इज़ द अंडरस्टैंड बाय द स्लिप गेज, स्लिप गेज क्या होता है उसके बारे में स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं इसको स्क्रॉल डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये भी साइन बार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो साइन बार का जो बेसिक सा डायग्राम है आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। तो बेसिकली आप इसे कंप्लीट कीजिएगा। और अगर हम बात करें वेल्डिंग क्या होता है, व्हाट इज़ वेल्डिंग, तो वेल्डिंग की प्रोसेस को तो आपको पता है, इसमें दो मेटल पार्ट को, सिमिलर पार्ट को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ओके, और देयर आर 2 टाइप ऑफ वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ फ्लेम, नेचुरल फ्लेम, कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ओके, और उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, बेड, कैरेज, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लगे होते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म होता है जो लेथ मशीन पे, वो आपका टर्निंग होता है, फेसिंग होता है, नर्लिंग होता है, पार्टिंग होता है और ये सारी ड्रिलिंग होता है, ये सारी चीज़ें रिमिंग वगैरह होती हैं। आई होप क्लियर हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट यूनिट। तो फ्रेंड आपका अगला यूनिट है यूनिट नंबर 5, जिसमें कह रहा है कि डबल एक्टिंग स्टीम इंजन क्या होता है। डबल स्टीम इंजन के बारे में स्टेटमेंट आपको दिख रहा है और ये आपका बेसिक सा डायग्राम है डबल एक्टिंग स्टीम इंजन का, जो आप कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी ईजी है, वर्किंग भी इसका ईजी है, आप फिगर को देख के उसके वर्किंग को आसानी से लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है डिफरेंस बिटवीन द स्पार्क एंड कंप्रेशन इंजन, यानी CI और SI इंजन के बीच में अंतर क्या है। तो वो अंतर वाला क्वेश्चन आप इस चार्ट को बना कर लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कार्नोट साइकिल क्या है, अभी हमें बताना है इसके PV और TS डायग्राम के थ्रू। तो ये आपका PV डायग्राम है और ये आपका TS डायग्राम हो गया। प्रोसेस 1 to कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, 2 to 3 कहाँ से लाइज करता है, और प्रोसेस 3 to 4 कहाँ से लाइज करता है, और 4 to 1 कहाँ से लाइज करता है, और उसका एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला है। आई होप कंप्लीट हुआ। अगर हम बात करें 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की, तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में मैंने बहुत पहले ही डिस्कस कर दिया था। तो आई होप आपको बातें वो समझ में आ जाएंगी। बस यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप चीज़ें स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आपके सामने ये चीज़ें दिख रही होंगी। अगर हम बात करें कि व्हाट आर द कंपैरिजन बिटवीन 2S एंड 4S इंजन, 4S और 2S इंजन के बीच में क्या कंपैरिजन है, तो वो आपके कंपैरिजन आपके इंटरफेस पे दिख रहा होगा। और ये आपका कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें ऑटो साइकिल की, ऑटो साइकिल के बारे में, तो ऑटो साइकिल का ये डेफिनेशन हो गया। फिगर आपको डायग्राम, सूटेबल डायग्राम बनाना होगा और उसके एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अगर आपको ड्राइव करना नहीं आता है तो लास्ट में आपका जो फॉर्मूला आ रहा है उस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा, उसका आपके लिए आपका वो लिए वो बेनिफिशियल हो जाएगा। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन भी आपके सामने इंटरफेस पे दिख रहा होगा, आप इसे भी ड्राइव कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक